मॉर्निंग। इसको यहाँ से नहीं है, यहीं से आ जाता है। हाँ नागरिकता एंड सिटीजनशिप। नागरिकता की परिभाषा क्या हो सकती है? आप सब नागरिक हैं इस देश के, कोई गैर नागरिक तो होगा नहीं यहाँ। क्या हो सकती है परिभाषा नागरिकता की? किसको नागरिकता कहते हैं? कोई आइडिया नागरिकता से संबंधित? आप कहेंगे नहीं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, तो आप कैसे दावा करेंगे कि इस देश का मैं नागरिक हूं? आपके पास दावा करने का कोई आधार है? पहला तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड से नागरिकता दावा कर सकते हैं? 1950 के पहले अगर हमारे पूर्वज इंडिया में थे तो हम आज के नहीं, वो नहीं, नागरिकता प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, वो भी एक तरीका है जो आप बता रहे हैं, लेकिन नागरिकता को डिफाइन करना है। सवाल नागरिकता को डिफाइन करना है। नागरिकता, जैसे उन्होंने कहा कि आधार, नागरिकता का आधार क्या है? तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप नागरिक हैं। क्या आप दावा कर सकते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड है तो आप इस देश के नागरिक हैं? आधार कार्ड आपका एक पहचान पत्र है, वो आप नागरिकता का दावा आप उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक पहचान पत्र है। नागरिकता का दावा आप नहीं कर सकते। तो नागरिकता, ओवरऑल नागरिकता, यानी चाहे भारत की नागरिकता है, चाहे अमेरिका की नागरिकता हो, या फिर इंग्लैंड की नागरिकता हो, किसी भी देश की नागरिकता हो, तो नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप क्या है? प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिटीजनशिप? नागरिकता क्या है? राइट टू फ्रीडम तो किसी को भी है, नागरिक को भी हो, गैर नागरिक को भी है। राइट टू फ्रीडम की बात तो नागरिक और गैर अधिकार, तो यानी कुछ ऐसे ये कानूनी अधिकार है जिसका उपभोग हम कर सकते हैं इस देश का नागरिक होने के नाते, और उन अधिकारों का उपभोग वो नहीं कर सकते हैं जो इस देश के नागरिक नहीं है। बैठ जी, ये सारे अधिकार आपको इस राज्य के द्वारा दिए गए हैं, ये सारे अधिकार इस राज्य के द्वारा दिए गए हैं। तो नागरिकता क्या है? राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध है। नागरिकता की विशेषता, अगर इसकी हम विशेषता अगर देखें, पहला पॉइंट, इसको नोट कीजिए, पहला पॉइंट, राज्य, नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध है। नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है।
यानी राज्य द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना पड़ता है। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो ये क्राइम होगा, कानून के उल्लंघन में आपको सजा दी जा सकती है। तो नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच एक संबंध है। व्यक्ति समाज राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है, तो राज्य, अगर आप राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो राज्य भी आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। जब आप राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो राज्य भी आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या? कोई भी राज्य, केंद्र शासित हो, देश हो, कोई भी हो, तो राज्य, अब जैसे भारत राज्य है या देश है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, वो तो संविधान में लिखा हुआ कि भारत राज्यों का संघ है, तो बिहार राज्य है। राजनीति शास्त्र के अनुसार, राजनीति शास्त्र ने राज्य की जो परिभाषा तय की है उसके अनुसार, उस डेफिनेशन के अनुसार बिहार राज्य नहीं है। क्या है? बिहार एक प्रोविंस है, एक प्रांत है। क्यों नहीं है? इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट, यानी भारत एक राज्य है, बिहार एक राज्य नहीं है। राज्य एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, और जो सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि संप्रभु होना चाहिए। तो बिहार संप्रभु नहीं है, इसके ऊपर केंद्र का नियंत्रण है, जबकि भारत के ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं है। भारत की संसद सर्वोच्च है, भारत की संसद के ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं है। भारतीय संसद किसी और के आदेश का पालन नहीं करती है, वो स्वयं कानून बनाती है, स्वयं कानून बनाने में वो सक्षम है। जबकि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून तो राज्यों पर भी लागू होते हैं, प्रांतों पर भी लागू होते हैं, बिहार में लागू होते हैं, अन्य प्रांतों में लागू होते हैं। तो ये क्या हुआ? प्रांत हुआ राजनीति शास्त्र के अनुसार। लेकिन आप पढ़ते हैं कि बिहार एक राज्य है, पंजाब राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, लेकिन राजनीति शास्त्र की परिभाषा के अनुसार बिहार राज्य नहीं है। इस संघ का एक यूनिट है, इस फेडरेशन का, इस यूनियन का, फेडरेशन नहीं कहा गया हमारे संविधान में, भारत को फेडरेशन नहीं कहा गया है, फेडरेशन क्या कहा गया है? यूनियन कहा गया। इस यूनियन का एक यूनिट है, एक सदस्य है। राज्य कौन सा है? राज्य कौन है? भारत। राज्य भारत है। और ये नागरिकता कौन प्रदान करता है आपको? भारत प्रदान करता है। राज्य प्रदान, ये प्रांत प्रदान नहीं करते हैं। जबकि अमेरिका में, अमेरिका एक संघ है, ये अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका एक फेडरेशन है, तो अमेरिका के नागरिक अपने अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं, और सभी राज्य अपने अपने संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। तो एक अमेरिका का भी संविधान है और अन्य सभी राज्यों का भी संविधान है। लेकिन अब भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका अपना संविधान। पहले तो था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन अब वो व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। यानी अब भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका अपना संविधान हो। इसलिए जब भारत में दो संवैधानिक व्यवस्था कार्य कर रही थी, जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग व्यवस्था थी और शेष भारत के लिए एक अलग व्यवस्था थी, तो नागरिकता की भी दो व्यवस्था थी। यानी कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का भी नागरिक होता था और भारत का भी नागरिक होता था, लेकिन वो व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है, वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसलिए कोई जम्मू कश्मीर का निवासी भी अब सिर्फ भारत का नागरिक है। जबकि ये व्यवस्था 370 धारा जब तक अस्तित्व में रहा तब तक ये व्यवस्था थी कि एक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति की दोहरी नागरिकता की व्यवस्था थी, क्योंकि अपने राज्य का भी नागरिक था और भारत का भी नागरिक था। तो
राज्य, अगर एक व्यक्ति या एक नागरिक जब राज्य के कानूनों का पालन करता है तो राज्य की भी जिम्मेदारी होती है कि उसकी सुरक्षा करे। तो लिखिए राज्य बदले में, तो राज्य बदले में सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य बदले में सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य बदले में सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो संबंध हैं एक व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं वो कानून द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ये संबंध यानी नागरिक, एक व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसको कौन सुनिश्चित करता है? कानून। ये कानून यानी आप एक आपका और राज्य के साथ क्या संबंध है इसको सुनिश्चित हमारा संविधान करता है कि एक व्यक्ति का राज्य के साथ क्या संबंध है। हमारे संविधान में 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों में अगर आप मौलिक अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो समानता के अधिकार में ही कई अनुच्छेद हैं। समानता के अधिकार में ही कई अनुच्छेद हैं। संविधान ने यह स्पष्ट किया है कि कौन कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए और कौन कौन से अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए। अब जीने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही नहीं है, भारत में रहने वाले वैसे लोगों को भी यह प्राप्त है जो भारत के नागरिक नहीं है। यानी जीने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को नहीं बल्कि दोनों को है। अब कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो ये अधिकार दोनों को दिया गया है। अगर कोई विदेशी अगर यहां कोई अपराध करता है तो यहां के कानून के अनुसार उसे सजा दी जाएगी, यहां के कानून के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। तो उस आधार, वो विदेशी है, इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारा संविधान गारंटी लेता है। लेकिन जब अवसर की समानता की बात आती है, यानी आर्टिकल 15 की बात हो, आर्टिकल 16 की बात हो, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अवसर के संबंध में किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये देश के सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अब कोई विदेशी आकर यहां पे संघ का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके लिए हमसे इजाजत लेनी होगी, भारत से इजाजत लेनी होगी, तभी वो ऐसा कर सकता है। कोई विदेशी बिना इजाजत के भारत में आ भी नहीं सकता है। संघ बनाने की बात तो बहुत दूर है। क्या आप किसी दूसरे देश में बिना इजाजत के जा सकते हैं? वो देश कभी भी आपको, अगर आप उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का अगर उल्लंघन करते हैं तो कभी भी आपको देश छोड़ने के लिए वो आदेश दे सकता है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये संबंध जो है वो कानून द्वारा निश्चित होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कानून सिर्फ करने का अधिकार नहीं देता है, आप क्या नहीं कर सकते हैं यह भी स्पष्ट करता है कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। तो संबंध किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? एक व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है वो किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? कानून के द्वारा सुनिश्चित होता है। लिखिए इसको, संबंध कानून द्वारा सुनिश्चित होता है। संबंध कानून द्वारा सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। यानी अगर जैसे कोई देश, अभी जैसे डोनेस्क और लुहांस्क की अगर बात कर ले, रूस ने उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया और मान्यता भी दे दी। अब वहां की जो व्यक्ति हैं
उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अब वो खुद को यूक्रेन का नागरिक बताएंगे या वो कहेंगे कि मैं डोनेस्क और लुहांस्का का नागरिक हूं, क्योंकि अब डोनेस्क और लुहांस्का अब एक स्वतंत्र देश है। लेकिन ये सवाल है कि उनकी स्वतंत्रता जब तक सभी देश मान्यता नहीं देंगे तब तक उन्हें एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय रूल है। इसलिए जम्मू कश्मीर ये कभी नहीं कह सकता है कि हम एक स्वतंत्र, हम देश बन चुके हैं, हम भारत से अलग हो गए और हम एक स्वतंत्र देश हैं और जम्मू कश्मीर के व्यक्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, भारत के नागरिक वो नहीं है। क्या उनके कहने से ऐसा होगा? नहीं होगा, जब तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलेगी। जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की और एक स्वतंत्र सरकार की जब घोषणा की सुभाष चंद्र बोस ने, तो कुछ देशों ने उसे एक स्वतंत्र सरकार के रूप में मान्यता दे दी, जबकि भारत में ब्रिटिश सरकार काम कर रही थी, भारत में ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, लेकिन बाहर भारत के स्वतंत्र शासक के रूप में उनको मान्यता दे दी। तो कुछ देशों ने मान्यता दी, सभी ने मान्यता नहीं दी। इसी प्रकार जब दलाई लामा जब तिब्बत छोड़ के भारत आए तो हिमाचल प्रदेश में एक पूरी आबादी बस गई, मैक्लोडगंज में उनका मुख्यालय है और वहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मंत्रिमंडल बनाया जाता है और उस मंत्रिमंडल को भारत सरकार की मान्यता है। यानी तिब्बत से बाहर एक मान्यता प्राप्त सरकार काम कर रही है। तिब्बत पर चीन का नियंत्रण है, इसलिए सरकार वहां काम नहीं कर पा रही है, वहां रहकर काम नहीं कर पा रही है, तो ये भारत में रहकर भारत में जो तिब्बती हैं उनके लिए ये कार्य कर रही है। तो भारत सरकार ने इसे मान्यता दी, भारत सरकार ने शरण दी है, क्योंकि भारत सरकार की अनुमति से वो भारत में रह रहे हैं और उनके आने से ही भारत और चीन के बीच संबंध भी खराब हुए। 1962 में युद्ध भी हुआ। 1962 में दलाई लामा को भारत द्वारा शरण देना युद्ध का एक कारण था, और भी कारण थे। युद्ध, चीन एक साम्राज्यवादी देश है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और वो तिब्बत को हथेली मानता है। जो माओ त्से तुंग थे, जिन्होंने चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की, तो वो ये तिब्बत को हथेली मानता है, लद्दाख को, अरुणाचल को, सिक्किम को, नेपाल को, ये सबको उंगलियां मानता है और ये कहता है कि ये पंजा तब पूरा होगा जब इन सब पर मेरा नियंत्रण हो जाए। यानी अरुणाचल पर भी नियंत्रण हो जाए, सिक्किम पर भी नियंत्रण हो जाए, नेपाल पर भी नियंत्रण हो जाए, लद्दाख पर भी नियंत्रण हो जाए, जिसे ये फिंगर्स मानता है, ये पाम का फिंगर्स मानता है। तो ये कह रहा है कि ये हमारा ये पाम तब पूरा होगा जब इन सभी क्षेत्रों पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, और चीन इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। तब भारत का हिस्सा, अगर तुम्हारी उंगली हो या जो भी हो, ये है तो हमारे देश के अंदर, हम तो किसी भी सूरत में इसे नहीं छोड़ेंगे। तो कभी कभी अरुणाचल को वो अपने नक्शे में दिखा देता है। अभी उत्तराखंड के 3 क्षेत्रों को नेपाल ने कहा कि ये हमारा हिस्सा है। लिपुलेख, काला पानी जैसे क्षेत्रों को उसने कहा कि ये हमारा हिस्सा है। तो अब वहां के, अब जैसे रोहिंग्या मुसलमान तिब्बत से निकाल दिए गए, बर्मा से निकाल दिए गए। अब वो किस देश के नागरिक हैं? वो बर्मा ने उनको नागरिकता देने से उनकी नागरिकता को खत्म कर दिया, बोला कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और उनको वहां से जाने के लिए मजबूर किया। अब वो किस देश की सीमा में रहेंगे? और जिस देश की भी सीमा में रहेंगे तो क्या उन्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिए जाते हैं? सीएए कानून भारत ने बनाया, जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ। तो सीएए में यही कहा गया ना कि 31 दिसंबर 2014 के पहले तक जो भी आए हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों से जो भी गैर मुस्लिम, मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिम जो भी भारत आए हैं, हम उनको नागरिकता देंगे। जब वो नागरिक हो जाएंगे तब फिर भारत के सभी अधिकारों का वो उपभोग कर पाएंगे, यहां तक कि भारत के मतदाता भी हो जाएंगे, यानी भारत की सरकार चुनने में भी उनका योगदान होगा। लेकिन अभी वो इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए
कि नागरिकता अगर छिन जाती है तो आप इस दुनिया में किसी भी देश के नहीं, आप कहां रहेंगे? किसी न किसी अगर धरती पर रहेंगे तो कोई, धरती का हर हिस्सा किसी न किसी का, तो आप ये अलास्का और अंटार्कटिका में तो जा नहीं सकते हैं, तो किसी न किसी देश के भू क्षेत्र में ही रहेंगे, और भू क्षेत्र में रहेंगे तो एक शरणार्थी के रूप में ही रहेंगे, उसके रहमो कर्म पर ही रहेंगे, उसकी इच्छा पर ही रहेंगे। तो आप इस समझ सकते हैं कि नागरिकता कितनी जरूरी है। यूक्रेन में ही वॉर चल रहा है, वहां से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि देश छोड़ना पड़े उन्हें, शरणार्थी के रूप में जब दूसरे देशों में जाएंगे तो क्या वो सारे अधिकार मिलेंगे उन्हें? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उस देश के नागरिक नहीं है। तो ये नागरिकता बहुत सहज है, लेकिन उनसे पूछिए कि नागरिकता क्या होती है जिनकी नागरिकता छिन चुकी। तो अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। लास्ट पॉइंट लिखिए नागरिकता के विषय, कोई व्यक्ति केवल राज्य के माध्यम से नागरिक हो सकता है। कोई व्यक्ति केवल राज्य के माध्यम से नागरिक हो सकता है। कोई व्यक्ति केवल राज्य के माध्यम से नागरिक हो सकता है। तो यह स्पष्ट हो गया। इससे संबंधित कोई डाउट किसी भी लाइन में? 4-5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, इन 4-5 पॉइंट में से कोई भी डाउट? नागरिकता व्यक्ति और समाज के बीच संबंध है, यानी किसी राज्य के अस्तित्व के बिना किसी को नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति राज्य के माध्यम से ही वो नागरिक हो सकता है। आप कहेंगे कि क्या कहेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूं ना, तो भारत, आपकी नागरिकता का भारत क्या है? एक माध्यम है। अगर भारत का अस्तित्व खत्म, यानी आपकी नागरिकता भी क्या? देखिए, राज्य एक पॉलिटिकल यूनिट है, लेकिन राष्ट्र एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं। राष्ट्रवाद का आधार संस्कृति भी हो सकता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद भी हो सकता है, धार्मिक राष्ट्रवाद भी हो सकता है, आर्थिक राष्ट्रवाद भी हो सकता है, सामाजिक राष्ट्रवाद भी हो सकता है। लेकिन राज्य एक पॉलिटिकल यूनिट है, यानी राज्य एक निश्चित शर्तों पर निर्धारित होता है, लेकिन राष्ट्रवाद निश्चित शर्तों पर आधारित नहीं हो सकता है। आपके पक्ष में अगर आप कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, और जब आप सांस्कृतिक आधार पर अगर राष्ट्रवाद को अगर आप पैदा करना चाहते हैं, तो उस संस्कृति को मानने वाले आपके साथ होंगे, और उस संस्कृति की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं, और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए दूसरे का प्राण लेने के लिए भी तैयार है। तो ये क्या हुआ? राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र हुआ। चाहे सामाजिक आधार हो सकता है राष्ट्र। अब जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत एक राष्ट्र है कि इसकी एक संस्कृति है, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है, जो सभी इस संस्कृति में विश्वास करते हैं। और धर्मनिरपेक्ष है भारत, इसकी गारंटी भारत लेता है, इसकी गारंटी हमारा संविधान लेता है। संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है, जहां सभी धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी मर्जी से, अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो ये भी एक राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उत्तर कोरिया भी एक राष्ट्र है, उत्तर कोरिया भी एक राष्ट्र है, जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम उसको कह सकते हैं। तो किसी भी एक आधार पर जन समूह को एकत्रित करना, उनमें एकता का भाव पैदा करना ही राष्ट्रवाद होता है। और राज्य क्या है? एक पॉलिटिकल यूनिट है। राज्य एक पॉलिटिकल यूनिट है, लेकिन राष्ट्र एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं हो सकता है। अगर भारत दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हिंदुत्व का अगर समर्थन करता है, तो ये क्या है? एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। वो अमेरिका में है, लेकिन भारतीय संस्कृति का वो समर्थक है, भारतीय संस्कृति का वो पोषक है। तो भी भले ही वो शारीरिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो तो भारत का
हिस्सा है। तो राष्ट्रवाद की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रवाद की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन राज्य की एक बाउंड्री होगी। समझ में आया? तो नागरिकता, पहला पॉइंट यह था कि नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध है। दूसरा पॉइंट यह है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि यह संबंध कानून द्वारा सुनिश्चित होता है। राज्य और व्यक्ति के बीच जो संबंध है वो कानून द्वारा सुनिश्चित होता है। इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त होती है और कोई व्यक्ति किसी राज्य के माध्यम से ही नागरिक हो सकता है। आपकी पहचान क्या है? भारतीय। आपकी पहचान भारतीय है तो आप भारत के नागरिक हैं, तो आपकी नागरिकता का माध्यम कौन हुआ? भारत हुआ। अब यह सवाल है कि नागरिकता कैसे प्राप्त हुई, नागरिकता कैसे चली जाती है। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हमारे देश में है। अब यहां से लिखिए, सबसे पहले संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में, संविधान के भाग 2 में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आता है कि यह नागरिकता संविधान के किस भाग में है। ठीक है, क्वेश्चन यह भी आता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दिया गया है। कभी दोनों पूछ सकता है कि भाग और अनुच्छेद, भाग और अनुच्छेद। तो पार्ट है पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11, यानी 5 से 11 तक में ये नागरिकता संबंधी प्रोविजंस किए गए हैं। इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया है कि इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है, भारत का नागरिक कौन है। ठीक है, यानी कौन होगा भारत का नागरिक, किन परिस्थितियों में वो भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां अनुच्छेद ये बताता है, 11वां अनुच्छेद ये संसद को अधिकार देता है कि भविष्य में नागरिकता संबंधी वो कानून बना सकता है, यानी नागरिकता से संबंधित कानून में वो संशोधन कर सकता है। और कई मौके पर संशोधन किए भी गए। अभी 2019 में संशोधन किया गया CAA। क्या है CAA, जो तुम बताओ, बताइए CAA क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है CAA का? CAA, प्रकृति, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? रानी। ठीक है, प्रकृति आप बताइए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, क्या है इसमें? अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। 2014 से पहले जो लोग
भारत, कौन लोग? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, गैर गैर मुसलमान लोग जो इंडिया है उनको नागरिकता दी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो क्या गैर मुसलमान? तो गैर मुसलमान उसमें हिंदू हो गए, सिख हो गए, ये ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, यानी जो भी, बैठ जाइए, जो भी छोड़ दें। इतनी अटकती क्यों? फ्लुएंसी लाइए बोलने में, ठीक है ना, 4 लाइन तो बोलना है। तो ये सीएए यानी आर्टिकल 11 क्या राइट देता है? आर्टिकल 11 क्या प्रोविजन करता है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है और वर्तमान कानून में संशोधन कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है। ये 11 में ये प्रोविजन किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि ये तो है कि नागरिक कौन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा क्या करे, कुछ सामान बेच रहा है क्या है बाहर? इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। रिफ्यूजी देखी है आप लोगों ने? रिफ्यूजी फिल्म नहीं देखे हैं? रिफ्यूजी अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की फिल्म, ये बंटवारे पर है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर ये फिल्म बनी है। फिल्म के अंत में करीना कपूर प्रेग्नेंट है और वो बिल्कुल भारत के बॉर्डर पे ही बच्चे को जन्म देती है। वो किस देश का नागरिक होगा? बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहीं पर वो बच्चे को जन्म देती है, तो वो भारत का नागरिक होगा या नहीं? नहीं, सिर्फ जाने से ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि ये, खैर ये तो फिल्म की बात है, लेकिन ये सवाल है, अगर कोई महिला हवाई जहाज में किसी बच्चे को दम दे दे तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक होगा? वो अंतरराष्ट्रीय नागरिक नहीं ना होगा, कि वो तो हवा में रहे कि हवाई जहाज यहाँ से वहां से वहां, तो वो कई क्षेत्रों से होकर गुजरा तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक नहीं होगा। ठीक, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की भी समस्या खासकर तब उत्पन्न हुई जब भारत का बंटवारा हुआ। जब भारत का बंटवारा हुआ तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। तो ये पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए बड़ा कठिन समय था, वो कठिन दौर था। तो उसमें ये तय किया गया कि आखिरकार कौन भारत का नागरिक होगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 5 में, यानी पहला अनुच्छेद 5 से 11 तक का है। 11 में ये बताया गया है कि 11 में ये संसद को अधिकार दिया गया कि भविष्य में नागरिकता से संबंधित कोई कानून बना सकता है। अब अनुच्छेद 5 के अंतर्गत लिखिए, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का
नागरिकता का प्रावधान है। प्रावधान समझ रहे हैं ना, प्रोविजन, प्रावधान है यानी प्रोविजन से, उसमें क्या क्या दिया गया है। संविधान कब प्रारंभ हुआ था, आप बताइए तो, संविधान कब प्रारंभ हुआ, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ आपसे, हाँ कब प्रारंभ हुआ संविधान, जिसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। क्या नाम है आपका, ग्रेजुएशन हो गया कि अंडर ग्रेजुएट है अभी? अच्छा फर्स्ट है। कौन सा विषय है आपका? जियोलॉजी। जियोलॉजी या जूलॉजी? जंतु विज्ञान। अच्छा ठीक है। आप बताइए तो कब हुआ था हमारा संविधान प्रारंभ? बैठ जाइए। 26 जनवरी 1950, जब रिपब्लिक डे मनाते हैं। अभी पिछले महीने ही ये रिपब्लिक डे मनाया गया। बैठ जाइए। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रारंभ हुआ, यानी उसी दिन लागू हुआ। हाँ हाँ, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में कई बार, और अभी तक लागू नहीं हुआ है पूरा। हाँ लेकिन प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ जो माना जाता है वो 26 जनवरी 1950 को ही माना जाता है। अभी मानना भी है ना। सवाल तो कई सारे उठा सकते हैं, सवाल तो कई सारे उठा सकते हैं। कह सकते हैं कि, और खासकर नागरिकता संबंधी जो कानून था वो तो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। नागरिकता संबंधी जिसमें 15 आर्टिकल लागू हुए थे, 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। आप बताइए तो, क्या नाम बताया था? दीपशिखा। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अभी पीछे से कह रहे थे कि उसी दिन संविधान शुरू हो गया था। वो ये क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को? नहीं याद है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। आप बताइएगा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था आपसे? नहीं, क्या हुआ था उस दिन 26 नवंबर 1949 को? अभी हम क्या बोले वो छोड़ दे, अभी तो हम बहुत कुछ बोल दिए हैं 1 घंटे में। नहीं पता है, कोई बात नहीं है। आप बताइए तो पीछे। हाँ बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? स्वाति। हाँ तैयार हो गई तो फिर क्या किया गया उसको? सिंपल सी बात है, एक लाइन का जवाब है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया था। संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी, संविधान 26 नवंबर 1949 को, मैंने पहले लिखवाया भी है ये कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। संविधान सभा को क्या जिम्मेदारी दी गई थी? संविधान बनाने की। और ये जिम्मेदारी किसने दी थी? देश के लोगों ने। देश के लोगों ने ये जिम्मेदारी दी थी कि आप एक संविधान बनाइए। 3 साल तक वो माथापच्ची करके एक संविधान बनाए, और संविधान जब तैयार हो गया तो उन्होंने, संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद उसे देश को समर्पित कर दिया। और उसी दिन, किस दिन? 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के 15 आर्टिकल लागू हो गए, यानी प्रभाव में आ गए। और प्रभाव में आए तो उसमें एक नागरिकता भी था, उसमें एक नागरिकता भी था। बाकी जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप बैठ जाइए। आप बताइए तो लोग आपसे ही। हाँ 26 संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? 26 जनवरी का सर, क्योंकि 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार ये स्वतंत्र घोषित किया गया था कांग्रेस का। हाँ ठीक है, तो 1930 में। नहीं याद आ रहा है आप लोगों में से किसी को याद आ रहा है कि ये कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 29 में हुआ था। वो हम कहाँ कह रहे हैं कि लाहौर में नहीं हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। हाँ तो क्या हुआ था उसमें? आप बैठ जाइए, बाकी बता देंगे क्या हुआ था उसमें।
कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमको, यानी हमको ऑटोनॉमस नहीं चाहिए, हमको ऑटोनॉमस नहीं चाहिए, हमको पूरी आजादी चाहिए। और यह प्रस्ताव किसके खिलाफ पारित किया गया? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पारित किया गया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पारित किया गया। और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर रावी नदी के तट पे किनारे बसा हुआ है, वहां पर स्वतंत्रता का झंडा पहली बार फहराया गया। तो 26 जनवरी का जो दिन था वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता का पताका यानी झंडा या ध्वज लहराया गया था। इसीलिए संविधान और क्योंकि 1947 से लेकर 1950 तक, 1947 से लेकर 1950 तक भारत के सुप्रीम बॉस अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। जब 1947 में पहली बार पंडित नेहरू की सरकार बनी, तो इस सरकार ने किसके प्रति शपथ ली थी? हमारा संविधान तो था नहीं, संविधान तो बना ही नहीं था, तो मंत्रियों ने शपथ ली होगी ना, या फिर मंत्रियों ने किसके प्रति शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति, ब्रिटिश क्राउन के प्रति शपथ ली थी। और भारत का शासन किस अधिनियम के तहत चल रहा था? 1935 के अधिनियम से चल रहा था, यानी अभी भी भारत पर ब्रिटेन का रूल चल रहा था और ब्रिटिश क्राउन के प्रति सब लोगों ने शपथ ली थी। लेकिन 1950 में भारत संपूर्ण यानी सोवर्निटी हो गया, यानी भारत संप्रभु हो गया और ब्रिटेन का हुक्म हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो इसलिए 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन था, 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक था इसलिए। और 26 जनवरी को बाहर बैठ जाइए, 26 जनवरी को तुम बताओ तो भारत क्या गणतंत्र हुआ, इसका क्या मतलब हो गया? अब नहीं, आपसे नहीं, गणतंत्र हो गया भारत, गणतंत्र हुआ ना, तो गणतंत्र हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जब 1947 में स्वतंत्रता होगी, अब संविधान लागू हो जाता, भारत संविधान के अनुसार चलने लगता है, तो 2 बार ये झंडा फहराने का क्या मतलब है? यानी एक दिन तो संविधान लागू हुआ, एक दिन भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। तो गणतंत्र हुआ तो क्या मतलब हो गया? बहुत बेसिक क्वेश्चन, महसूस कर अभी फील करने लगे, स्वतंत्रता फील करने की बात होती है। आप बताइए, बैठ जाइए। नहीं, आपका ग्रेजुएशन हो गया है? किस ईयर में हैं आप? अच्छा, अभी सेकंड। क्या सब्जेक्ट है? कहाँ से कर रहे हैं आप? आरा से कर रहे हैं। किस कॉलेज से कर रहे हैं? जगजीवन कॉलेज। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। कोई बताएंगे? हाँ बताइए। अच्छा आप ही बताइए, आप तो बता चुके हैं, और भी कुछ आप बताइए। हमारा देश किसी और पर निर्भर नहीं है, हमारा संविधान जब लागू हुआ, गणतंत्र का मतलब तो 47 में भी किसी पर निर्भर नहीं है, हम स्वतंत्र तो हो ही गए थे। अब किसी से निर्भर करने का लागू हुआ और हमारा देश संप्रभु हो गया, मतलब किसी के अंडर में नहीं रहता। ठीक है, की बात करें 47 में संविधान बनना शुरू, 46 से होना शुरू हुआ। हाँ, तो फिर भी वो ब्रिटिश कुछ हमारे देश में थे और हाँ, संविधान बनाने में मदद कर रहे हैं। वो हमारे संविधान बनाने में मदद कर रहे थे। हम ब्रिटेन की तो काम कर रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य थे? सदस्य नहीं, तो सब मदद कैसे कर रहे थे? चलिए ठीक, बैठ जाइए। गणतंत्र यानी भारत का संवैधानिक प्रमुख किसी राजवंश से नहीं होगा। भारत गणतंत्र बना, ब्रिटेन आज तक गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है वहां पे, यानी संविधान भी है तो राजतंत्र भी है। ब्रिटेन का हेड एक निश्चित परिवार से आते हैं, जबकि भारत का हेड, और 1947 तक भारत का हेड कौन था? वहां की महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ थी। लेकिन 1950 के बाद भारत के हेड राष्ट्रपति हो गए,
भारत का हेड राष्ट्रपति हो गए। और गणतंत्र इसलिए हुआ कि भारत में राष्ट्रपति एक निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुने जाएंगे, किसी निश्चित राजवंश से नहीं आएंगे। जबकि इंग्लैंड के राजा को चुनने के लिए कोई चुनाव नहीं होता है, वहां पे वो परिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते वो इंग्लैंड के राजा स्वतः हो जाते हैं या रानी स्वतः हो जाती है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तब ये गणतंत्र हुआ। 15 अगस्त और 26 जनवरी झंडा फहराने में क्या फर्क है दोनों में? नहीं, वो आजाद है तो कई बार के अंतर्गत, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक कानूनी तौर से भारत में निवास रहा। ये स्पष्ट क्लियर है। अनुच्छेद 5 में क्या क्या प्रोविजन है? पहला पॉइंट है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो, यानी भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो संविधान के प्रारंभ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान के प्रारंभ पर वो भारत का नागरिक होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जन्म लिया हो, या जिसके माता पिता में से कोई एक, माता या पिता कोई एक का जन्म इस भारत में हुआ हो। तीसरा पॉइंट है जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 साल पहले, ये संविधान के प्रारंभ पर ठीक 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, वह स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अब लिखिए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता वह या उसके माता पिता में से कोई, वह या उसके माता पिता में से कोई या उसके पितामह या पितामही, पितामह या पितामही पितामह किसको कहते हैं? दादाजी को। पितामह या पितामही, और पितामही यानी दादी, अथवा मातामह या मातामही में से कोई एक भारत में जन्मा हो। अथवा मातामह या मातामही में से कोई एक भारत में जन्मा हो। अनुच्छेद यहां पर अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? यानी वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, क्योंकि माइग्रेशन हुआ था, माइग्रेट किए थे लोग, भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के लोग भारत आए, वैसे लोगों के लिए नागरिकता की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि यहां से भी जाने वालों के लिए पाकिस्तान में नागरिकता की व्यवस्था की गई होगी और वहां से यहां आने वालों के लिए भी भारत में नागरिकता की व्यवस्था की गई। तो ये इस दौर में उनके लिए क्या प्रोविजन किया गया, ये आर्टिकल 6 में ये स्पष्ट किया गया है कि उनके वह या उनके माता पिता में से कोई, या पितामह या पितामही, या मातामह या मातामही में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो। दूसरा पॉइंट,
19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया था। यह इस तिथि से भारत का निवासी रहा हो। वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो, या यह आ गया था, यह इस तिथि से भारत का निवासी रहा हो। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में रह रहा हो। 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में रह रहा हो, भारत का निवासी हो, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। ये किसके लिए था? वैसे व्यक्तियों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए थे। तीसरा पॉइंट ली, वह जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आया है, वह जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आया, भारत आया हो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आया हो, तो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत करा लिया गया। भारत सरकार द्वारा पंजीकृत करा लिया गया, यानी रजिस्टर्ड कर लिया गया। यानी जो 19 जुलाई 1948 के पहले आया था उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, यानी कि उनको रजिस्टर्ड कर लिया गया भारत सरकार द्वारा, तो वो भारत के नागरिक हो गए। लेकिन 19 जुलाई 1948 जो पहले आए थे उनके लिए किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। तो ये 3 जो प्रोविजन किए गए वो किसके लिए किए गए? वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे। ये अनुच्छेद 6 में है। अब अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पाकिस्तान चले जाने वालों की नागरिकता। पाकिस्तान चले जाने वालों की नागरिकता। यहां से लोग गए भी होंगे, अब उनका क्या होगा? क्या वो वापस आएंगे? क्या फिर वो भारत के नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत वैसे व्यक्तियों के लिए प्रोविजन किया गया जो यहां से पाकिस्तान चले गए। उसका पहला पॉइंट लिखिए कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान प्रवास कर गया हो, यानी पाकिस्तान माइग्रेट कर गया हो, पाकिस्तान प्रवास कर गया हो यानी माइग्रेट कर गया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा 1 मार्च 1947 के पश्चात। परंतु यह नियम उस पर लागू नहीं होगा परंतु यह नियम उस पर लागू नहीं होगा जो भारत में पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा लेकर आया हो।
यानी अनुमति लेकर आया हो, अनुमति लेकर आया हो, पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा या अनुमति लेकर आया हो। अगर मान लें कि कोई चला भी गया वहां, लेकिन उसने लौटने का इरादा कर लिया हो और वहां से अनुमति लेकर आया हो कि हम फिर से वापस नहीं आएंगे, इस लिखित के साथ अगर वो भारत आता है तो उसे नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए था? आर्टिकल 7 वैसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आए हों, पाकिस्तान चले गए हों, जो पाकिस्तान चले गए हों, ये वैसे लोगों के लिए है। और फिर उनमें से कुछ वापस लौटने के इरादे से अस्थायी रूप से, टेम्पररी नहीं, यानी अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से वापस आने का इरादा करके और अनुमति लेके आए हों, तो वैसे लोगों को भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। अब अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता, भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता, भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है, में परिभाषित 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी शर्त है? इस अगर कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। ये कौन लोग हैं? जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, उनको लेकर इस आर्टिकल में प्रोविजंस किए गए हैं और इनके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों का अगर वो फुलफिल करते हैं, इन कंडीशंस को अगर वो, इस टर्म्स कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करते हैं तो भारत के सिटीजन्स होंगे। उसका पहला पॉइंट लिखिए, वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो, वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत समझते हैं ना, रजिस्टर्ड, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। अदनान सामी को किस ग्राउंड पे नागरिकता दी गई? वो भारत के नागरिक हैं अभी हैं अदनान सामी को सुना है आप लोगों ने? उनके गाने हमें भी लिफ्ट करा दो, काफी गाने हैं उनके, बहुत फेमस गाने हैं। वो भारत के नागरिक हैं?
नहीं, भारत की नागरिकता ली है उन्होंने। वो पाकिस्तान के निवासी थे, अब भारत के नागरिक। भारत आए तो वजन भी कम हो गया उनका, पहले बहुत वजन था उनका, उनको लिफ्ट कराना संभव नहीं था। इतने भारी वजन को कैसे लिफ्ट कराएंगे, और वो बार बार कहते थे, लेकिन उन्होंने खुद वजन कम किया और निश्चित तौर पे उनके गाने बहुत पॉपुलर हुए, तो खुद ही लिफ्ट हो रहे हैं। तो भारत में निवास करने के शर्त को पूरा करने के बाद और आवेदन के जरिए उन्होंने आवेदन दिया कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं, और जो शर्तें थी उन शर्तों को पूरा किया और वो भारत के नागरिक हो गए। श्रीमती सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता कैसे मिली? क्योंकि वो भी इटली की निवासी हैं, भारत की नागरिक नहीं है। तो क्या अगर कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो स्वतः नागरिक हो जाएगी, या फिर नागरिक और भी शर्तों को पूरा करना होगा? वो तो छूट ही जाएगा अपने आप, छोड़ना क्या। अगर वो भारत के नागरिक हो जाएंगी तो अपने आप छूट जाएगा। कि उनके पति भारतीय हैं, क्योंकि उनके पति भारतीय हैं, तो उनको नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए यानी पंजीयन के जरिए वैसे लोगों को नागरिकता दी जाती है। तो वो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। और भारत में कुछ ऐसे पद हैं जिसमें जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिए जा सकते हैं, और इसलिए ये सबसे बड़ी बाधा थी कि वो भारत की नागरिक तो हैं लेकिन विदेशी मूल की है। भारत के नागरिक तो हैं लेकिन वो विदेशी मूल की है, और कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधान नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्हें किसी और को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना पड़ा। नियुक्त तो नहीं कर सकती है ना, नियुक्त तो राष्ट्रपति करेंगे ना, प्रधानमंत्री के रूप में उनको क्या नागरिकता मिली है ना, भारत पॉइंट लिखते हैं, यानी भारत नागरिक के रूप में पंजीकृत करा लिया। ठीक है। दूसरी शर्त, वह पंजीकरण भारत के राजनयिक राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स, वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या उसके प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। उसके प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। द्वारा किया गया हो, निवास कर रहा हो, द्वारा किया गया हो, यानी भारत का कोई डिप्लोमेट अगर वहां पर नियुक्त हो और उसके द्वारा यह रजिस्ट्रेशन किया गया हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यानी कोई भारत का राजदूत वहां नियुक्त हो, अगर उसके द्वारा यह रजिस्ट्रेशन किया गया होगा, यानी वैसे व्यक्ति का जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, यानी उस जगह पे हुआ हो जहां वो निवास कर रहा हो, वहां के डिप्लोमेट्स के द्वारा, भारतीय इंडियन डिप्लोमेट्स के द्वारा अगर उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तीसरी शर्त लिखिए, इस आशय का आवेदन पत्र उपयुक्त राजनयिक अथवा उसके प्रतिनिधि उपयुक्त राजनयिक अथवा उसके प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो, जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। चौथा पॉइंट लिखिएगा तभी और क्लियर होगा। यह आवेदन
संविधान लागू होने के पहले या बाद में लिया गया। यह आवेदन संविधान के लागू होने के पहले या बाद में लिया गया हो। चारों शर्तों को अगर वो पूरा करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। ये कब? जो व्यक्ति भारत से बाहर जन्मा हो, भारत से बाहर उसका जन्म हुआ हो, अगर इन शर्तों को अगर वो पूरा करता है तो वो भारत का नागरिक होगा, भारत का सिटीजन होगा। ये आर्टिकल किसमें दिया गया है? ये आर्टिकल 8 में आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की क्या व्यवस्था थी। आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से आए थे उनके लिए क्या नागरिकता थी। आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए क्या नागरिकता है। अगर बाइफरकेट करके भी अगर पीटी में प्रश्न आए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ये प्रोविजन किस अनुच्छेद में किया गया है। और आर्टिकल 8 ये उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो और 1935 के अधिनियम के अनुसार वो परिभाषित हो। 1935 के अधिनियम के अनुसार वो परिभाषित हो। यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश नहीं था, तो उस क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि 1935 में पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था। तो अब उस आधार पर कि मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ है और मैं भारत की नागरिकता प्राप्त कर लूं, इन शर्तों को मैं पूरा करता हूं, तो ये नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी 1935 के अनुसार ये डिफाइन किया गया हो कि भारत का भूक्षेत्र क्या है, और इस भूक्षेत्र के बाहर अगर कोई जन्म लेता है ये प्रोविजन उसके लिए है। आई बात समझ में? तो इस आधार पर ना तो कोई बांग्लादेश का व्यक्ति भारत का नागरिक होने का दावा कर सकता है और ना ही कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत का नागरिक होने का दावा कर सकता है। अब आर्टिकल 9 समझ में आ रहा है ना? कहीं डाउट कोई नहीं है आप लोगों को? फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, तो उसकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त। तो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर वो अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 इसके अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता के संबंध में प्रावधान किया गया है। के अधिकार क्या हों यह भी स्पष्ट करना जरूरी है। संविधान ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या होंगे। ये आगे के चैप्टर्स में ये क्लियर होता जाएगा कि हमारे देश के नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति अगर किसी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि आखिरकार आफ्टर ऑल नागरिकों के अधिकार क्या हैं और उसकी निरंतरता कैसे बनी रहेगी, उनकी कंटिन्यूटी कैसे बनी रहेगी, यानी कंटिन्यूटी ऑफ राइट्स कैसे होंगे, ये प्रोविजंस किया गया है। और अनुच्छेद लास्ट जो अनुच्छेद है वह है 11 में क्या प्रोविजन है? भविष्य में कानून बनाने का अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 11 में की गई है। ये लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर
विधान बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से संबंधित संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। 1911 में जो व्यवस्था की गई है कि संसद भविष्य में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है, से संबंधित कानून बना सकता है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए आर्टिकल 11 में जो अधिकार दिया गया है, उसी अधिकार का उपयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 ये बनाया गया। और जितने भी संशोधन हुए हैं आगे, जितने भी संशोधन हुए वो सब इसी में हुए, यानी किसमें? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो कानून बनाया गया, जो विधि बनाई गई, आगे जितने भी संशोधन हुए वो सब इसी में संशोधन हुए। और ये क्या कहलाता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधन किया गया। इस आर्टिकल के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। ये संबंध नई नई व्यवस्थाएं की गई, नई नई, खासकर भारतीय मूल के लोगों को भारत में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, पीआईओ, फिर ओवरसीज सिटीजनशिप, ये तमाम जो प्रोविजन किए गए, खासकर प्रवासी भारतीयों को, यानी वैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं और वहां के क्षेत्र के विकास में काफी योगदान कर रहे हैं, और चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, वहां पे एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, वैसे व्यक्तियों का योगदान भारत को भी मिलना चाहिए। इसलिए भारत में प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये प्रवासी, हर साल जनवरी में प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और ये प्रवासी सम्मेलन किसकी याद में आयोजित किया जाता है? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उन्हीं के याद में 1915 में वो लौटे थे, उन्हीं की याद में ये प्रवासी 9 से 11 जनवरी को ये प्रवासी सम्मेलन मनाया जाता है, और जिसमें भारतीय मूल के व्यक्तियों, विदेशी व्यक्तियों को इसमें आमंत्रित किया जाता है। भारत की ये कोशिश रही है, या भारत की कोशिश है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने विदेशों में अपने यहां उस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है, उनका सहयोग भारत को भी लेना चाहिए और उनके माध्यम से यहाँ का भी विकास होना चाहिए। भारतीय मूल के कई व्यक्ति विदेशों में राष्ट्राध्यक्ष तक, महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री बने, कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाद और टोबैगो की ये राष्ट्रपति बनी। तो कई ऐसे छोटे छोटे मुल्क हैं, वहां ये भारतीय मूल के व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने, और व्यापार के क्षेत्र में भी काफी ऊंचा स्थान है उनका। तो वैसे व्यक्तियों का लाभ भारत को भी उठाना चाहिए। और उनकी इच्छा होती है 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया।
यानी इतने संशोधन हुए 57 में, 60 में, 85 में, 1986 में, 92 में, 2003 में, फिर 5 में, 2015 में और 2019 में संविधान में, ये नागरिकता अधिनियम में संशोधन किए गए। आगे भी संशोधन किए जा सकते हैं। अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके बताए गए। नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके बताए गए हैं। अगर ऐसे देखें तो ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का हिस्सा है। 1955 में जब ये अधिनियम बना, एक्ट बना यानी कानून बना, क्योंकि 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि आप कानून बना सकते हैं, तो 11 ये संसद ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, उसमें यह बताया कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसमें पहला पॉइंट है जन्म द्वारा। जन्म द्वारा, जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की क्या व्यवस्था है? प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्म हुआ है, छब्बीस जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्म हुआ है, जन्म से भारत का नागरिक होगा। जन्म से भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उद्भव द्वारा। दूसरा, उद्भव द्वारा। कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर छब्बीस जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्मा था, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्मा था, उद्भव से भारत का नागरिक होगा। उद्भव यानी ओरिजिन, उद्भव से भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। अब जैसे मान लें कोई पति पत्नी बाहर गए, पढ़ाई के सिलसिले में ही गए, इंग्लैंड गए, उनके बच्चे का जन्म वहीं हुआ। भारत में तो उसका जन्म नहीं हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले या उसके बाद हुआ। 26 जनवरी 1950 के बाद ही हुआ ना उसका जन्म। और उसके माता पिता में से कोई भी एक अगर उसके जन्म के समय अगर भारत का नागरिक होगा तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। ये कौन सी व्यवस्था की गई है? उद्भव द्वारा। ये कौन सी व्यवस्था है? उद्भव द्वारा। यानी अगर कोई भी दंपति अगर इंग्लैंड चले गए, वहां 1 साल 2 साल रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं और वहीं उनके बच्चे का जन्म होता है, तो उसके जन्म के समय दोनों में से कोई भी अगर भारत का नागरिक, दोनों है तो कोई बात नहीं है, माता पिता दोनों ही अगर भारत के नागरिक हैं तो वैसे नागरिक होगा ही। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक होगा तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। तीसरा पॉइंट,
रजिस्ट्रीकरण द्वारा यानी पंजीयन द्वारा। व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पूरा करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अनेक वर्गों के हो सकते हैं। जैसे वे व्यक्ति जिनका विवाह भारत के नागरिक से हुआ है, या वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, और पिछले 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहे हैं। अब इसमें देखिए सोनिया गांधी को किस तरह से भारत की नागरिकता मिली? रजिस्ट्रेशंस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाह किया। या फिर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो।